चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के ऐतिहासिक विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन और रवि पराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। संभावनाओं को संभव बनाते हुए सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ भारत ने पिछले 11 वर्षों में प्रगति और तरक्की के नए आयाम देखे हैं। तेजी से हो रहे इस विकास से जुड़ी कई कहानियों में सबसे अच्छी कहानी है सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई। भारत को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। इस तरह भारत ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। ISSA अवार्ड की शुरुआत 2013 में हुई थी। ब्राजील को सबसे पहले यह सम्मान मिला। उसके बाद 2016 में चीन, 2019 में रवांडा और 2022 में आइसलैंड को यह सम्मान दिया गया। ये उपलब्धि भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की मजबूती और वैश्विक स्तर पर उसकी बढ़ती साख को दर्शाती है। भारत में सामाजिक सुरक्षा की उत्कृष्टता पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन और वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, अपने श्रोताओं को बता दें कि सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत समाज अपने नागरिकों और परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और आमदनी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, खासकर बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, काम के दौरान चोट, मातृत्व या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु की स्थिति में। रवि जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं और सामाजिक सुरक्षा के आंकड़ों में बदलाव की बात करते हैं, तो पिछले 11 वर्षों में क्या कुछ ऐसा घटा कि भारत का सामाजिक सुरक्षा का परिदृश्य बहुत बेहतर हो गया? देखिए आनंद जी, पिछले 11 वर्षों में ऐसा बहुत कुछ और बहुत सारे स्तरों पर घटा है जिसने न केवल आंकड़ों के रूप में बल्कि देश के विकास की जो जमीनी सतह है वहां पर जाकर के बहुत काम किया है। और यही कारण है कि भारत को इस तरह के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है और ये पुरस्कार इस बात का ठोस प्रमाण है कि भारत सही दिशा में और सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यानी 2047 तक अगर भारत को विकसित होना है तो ये जो मौजूदा विकास की रफ्तार है ये पर्याप्त है और काफी कुछ काम हो रहा है। अभी अगर हम देखें आंकड़ों की दृष्टि से तो भारत की जो आबादी है उसमें से 940 मिलियन यानी 94 करोड़ से ज्यादा जो भारत की आबादी है वो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ गई है। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC ने इस कवरेज को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देखिए, ये केवल 94 करोड़ की बात हुई जो सीधे सीधे जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की, तो इतनी आबादी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में है। बाकी आबादी का क्या? तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी योजनाएं हैं और उनका बहुत कामयाबी के साथ, बहुत सफलता के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है। अदिति जी, अगर कुछ योजनाओं की हम चर्चा करें तो विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना जो है प्रधानमंत्री अन्न योजना, उस दौर में शुरू हुई जब कोरोना का समय था, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, रोजगार पर संकट के बादल आ गए थे, घर की चौखट लक्ष्मण रेखा बन गई थी। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और इसको भी पिछले 4-5 वर्षों से लगातार सरकार ने जारी रखा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और प्रोटेक्टिव शील्ड है। इस योजना ने कोरोना के संकट काल में किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। आज सरकार 4 लाख करोड़ रुपए सरकार इसी अन्न योजना पर खर्च कर रही है, चाहे वो वन नेशन वन राशन कार्ड हो या फिर जेम ट्रिनिटी, ये सभी प्रोटेक्टिव शील्ड का ही हिस्सा है। जब विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा भारत में सफल होती है तो इसके पीछे आप किस तरह का दृष्टिकोण मानती हैं?
देखिए, ये जो खाद्य सुरक्षा का स्कीम है, जो भारत सरकार बार बार इसको एक्सटेंड कर रही है, और प्रधानमंत्री ने लास्ट एक्सटेंशन के टाइम भी ये प्रॉमिस किया है सबको कि ये चलती रहेगी। बल्कि गृह मंत्री ने बहुत बार संसद को एड्रेस करते हुए ये बोला है कि खाद्य सुरक्षा की जो स्कीम है उसको डोल की तरह ना देखा जाए, ऐसा ना देखा जाए कि वो कोई फेवर है किसी गरीब को। उन्होंने ये कहा है कि भारत में जो सबसे बड़ी कवायद रही है पिछले 10-11 वर्षों में, वो ये रही है कि गरीबी रेखा से आपको लोगों को बाहर निकालना है। तो 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, उनको आप ऐसा क्या देंगे, ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए सोशल सिक्योरिटी का क्रिएट करेंगे कि वो फिर से गरीबी रेखा के नीचे ना जाएं। तो इसके लिए जरूरी है कि आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाए, इसके लिए जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा दी जाए, ताकि जो लोग बड़ी मुश्किल से, मेहनत से और मशक्कत से अपनी जिंदगी का स्तर बढ़ाने में कामयाब हुए हैं, वो कहीं फिर से उसी कुएं में ना गिर जाएं। तो अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया है कि भारत सरकार सामाजिक सुरक्षा को डोल की नजरिए से नहीं देखती, वो इस नजरिए से देखती है कि ये हैंड होल्डिंग है उन गरीब लोगों की जो मेहनत करके ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। यही सोच है कि भारत ने आयुष्मान कार्ड दिया है। आपको पता है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जिसका भी नाम है आयुष्मान स्कीम के तहत बेनिफिशियरी है। और सिमिलरली जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हुए लोगों के लिए अन्य योजना एक बहुत बड़ा हैंड होल्डिंग का काम कर रही है। अन्य योजना के साथ आयुष्मान भारत की जब चर्चा हो रही है, तो आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस है। 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की व्यवस्था सरकार ने की है। अब तक 40 करोड़ नागरिक इस योजना से रजिस्टर्ड हो गए हैं और 70 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों को भी इस योजना का अब लाभ मिलने लगा है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के पैसे खर्च होने से बचाए हैं। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती। इसी तरह महाराष्ट्र का कोई गरीब चाहे तो उसे इलाज की वही सुविधा तमिलनाडु में मिलती। इस योजना के कारण किसी क्षेत्र में जहां स्वास्थ्य की व्यवस्था कमजोर है, वहां के गरीब को देश के किसी भी कोने में उत्तम इलाज कराने की सहूलियत मिलती है। किस तरह का बदलाव आपने जमीनी स्तर पर बतौर पत्रकार महसूस किया इस योजना के शुरू होने के बाद, और इससे सामाजिक सुरक्षा की भावना कितनी आई है लोगों में? देखिए, एक बहुत बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि करीब 40 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स अभी तक इशू हो चुके हैं, और इन कार्ड्स को इशू होने के पीछे सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कैशलेस और पेपरलेस सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन का कवर गरीब लोगों को दिया जाएगा। आप देखिए कि एक आम परिवार में 6 से 7 लोग होते हैं, और बेनिफिशियरी परिवार को आप अगर 5 लाख का कवर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए सालाना देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल, जिसको कहते हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है किसी भी गरीब परिवार के लिए। अगर आप हेल्थ सेक्टर में जाकर सर्वेज और रिसर्च को देखेंगे आनंद, तो आप ये पाएंगे कि मैक्सिमम लोग अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे गिरते हैं तो वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पे होता है उसकी वजह से गिरते हैं। अगर किसी को खुदा न खास्ता फैमिली में कैंसर हो गया तो जिंदगी भर की पूंजी उसकी कीमोथेरेपी में चली जाएगी। किसी को कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी रिक्वायरमेंट हो गई तो उसकी पूंजी चली जाएगी। तो ये 5 लाख का रकम जो है वो देखने में ऐसा लगता है कि छोटी है या बहुत सब्सटैंशियल नहीं है, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए बहुत मायने रखती है। और 40 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा कवरेज इस स्कीम की हो चुकी है, अभी जारी भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो इसका स्टैटिस्टिक है आनंद, वो ये है कि कम से कम 50% जो ये बेनिफिशियरीज हैं वो महिलाएं हैं। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने जब 5 लाख रुपया देना शुरू किया तो महिलाओं को भी हेल्थ सीकिंग बिहेवियर डेवलप करने का मौका मिला, वरना महिलाओं का रहता है घरों में कि अपने बारे में अंत में सोचती हैं, कभी तो शायद सोचती भी नहीं।
कि परिवार के स्वास्थ्य का लाभ करें, परिवार का ध्यान रखें, अपने आप को कोई बीमारी है तो चुप रहें, उसे छुपाएं या उसे डिले करें। तो जब आप 5 लाख रुपए महिला को भी दे रहे हैं, बेनिफिशियरी जेंडर एग्नोस्टिक स्कीम है, कोई भी रजिस्टर हो सकता है, तो महिलाओं को भी संबल मिला है, वो भी अपनी स्वास्थ्य की चिंता कर सकती हैं। और तीसरी इससे जो सबसे बड़ी बात जो मैं मानती हूं हुई है कि प्राइवेट सेक्टर को एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में सरकार ने लाके खड़ा किया है। आप जान रहे हैं कि करीब 2400 एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में मिला के। तो उससे क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी एक नेशनल ऑब्लिगेशन का भाव जागता है कि हमको भी एक लार्जर कॉज के लिए, कि सरकार अगर गरीबों की मदद के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना लाई है तो हम भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों और समाज को कुछ वापस दे सकें। जी बिल्कुल। आयुष्मान भारत से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रवि जी, तो जन औषधि केंद्रों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है सामाजिक सुरक्षा लोगों में पहुंचाने में। चूंकि 16,000 जन औषधि केंद्र पिछले 10 वर्षों में 50 से 90% सस्ते दाम पर दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें 2,000 से अधिक जेनेरिक मेडिसिन भी शामिल हैं। इस पहल को आप कैसे देखते हैं? चूंकि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग जब बीमार पड़ता है तो अस्पताल से घर तो आ जाता है, आयुष्मान भारत वहां पर कारगर है, लेकिन दवाइयों का बोझ भी एक बड़ा फैक्टर था जिसे जन औषधि केंद्र ने बहुत हद तक राहत देने का काम किया। आनंद जी, बिल्कुल सही बात है। अस्पतालों के बिल तो आयुष्मान कार्ड से चुकाए जा सकते हैं, लेकिन बाद में जो दवाई लेनी पड़ती है उसका बिल इतना होता है, उसका खर्च इतना होता है कि घर का बजट बिगड़ जाया करता है। लेकिन अब जैसा कि आपने संख्या बताया, जहां मैं रहता हूं वहां पर करीब 5-6 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं और जो खर्च 100 रुपए दवाई पर अगर होता था तो वो घटकर 10-15 रुपए हो गया है। ये एक बहुत बड़ी सहूलियत, बहुत बड़ी सुविधा है जिसका स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के लोगों ने बहुत लाभ उठाया है। और देखिए, स्वास्थ्य की जब हम बात कर रहे हैं तो न केवल डायरेक्ट बेनिफिट्स की बात करें, जैसे कि आयुष्मान की बात करें, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया था उसके तहत देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया गया। जो पहले खुले में शौच करते थे उनके लिए एक पक्की जगह मुहैया हुई। तो इससे भी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां खुले में शौच किए जाने से होती थी उनसे बचाव मिला है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो 15 करोड़ घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई है, ऐसी और भी जो व्यवस्थाएं हैं उनसे भी सेहत संबंधी सुधार काफी आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के मूल्यांकन में 32 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आकलन किया गया, जिनमें से 24 पेंशन पर केंद्रित, 2 मातृत्व लाभ पर और 2 बाल कल्याण योजनाएं थीं। अदिति जी, अगर मातृत्व से जुड़ी योजना की बात करें तो 2014 में भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो था वो 130 था। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत 3.98 करोड़ गर्भवती महिलाओं को 18,593 करोड़ रुपए की आर्थिक सहयोग की राशि प्रदान की गई और उसी का परिणाम है कि अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो घटकर 80 हो गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि विश्व में ये औसत जो रेट है ये अब भी 200 के आसपास है। इस पहल को और इन आंकड़ों से क्या साबित हो रहा है कि वाकई महिलाओं की स्थिति पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य के नजरिए से काफी बेहतर हुई है? जी, महिलाओं को लेकर जैसा कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े का जिक्र किया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को ही अगर आप देख लें तो बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। और इनफैक्ट जो 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमने अपने लिए बनाई थी देश ने, उसमें जो हमारा गोल था वो हम ऑलरेडी पा चुके हैं, उसमें हमारा गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स के हिसाब से थोड़ा सा हम पीछे हैं, लेकिन हम ऑन ट्रैक हैं 2030 तक अपने मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। फ्री ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाती है आशा वर्कर्स के माध्यम से। आशा वर्कर्स का ये काम होता है कि विलेज के स्तर पर ये देखें कि कौन सी महिला गर्भवती है, उसको रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद उसके जो 3 एंटीनेटल चेकअप्स, जिनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है फीटस की सेफ्टी के लिए और माँ की सेफ्टी के लिए, तो वो तीनों फिर इंश्योर हो जाते हैं एक बार जब एक गर्भवती महिला सिस्टम में आ जाती है। उसके बाद एक कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर का
प्रावधान किया गया है सरकारी स्कीम्स के तहत। नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, और ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर आप गर्ल चाइल्ड को प्रेफरेंस देते हैं तो आपको एक एडिशनल कैश बेनिफिट भी दिया गया है एक स्कीम के अंडर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अभी पीछे एक इम्पोर्टेंट, जब पूरे देश के स्तर पर जब सेवा पखवाड़े का आरंभ हो रहा था और हेल्थ कैंप्स का इनॉग्रेशन हुआ था, जगह जगह हेल्थ कैंप्स लग रहे हैं देश में, वो भी महिलाओं को केंद्र में रखते हुए रख रहे हैं। तो बहुत सारी स्कीम्स की वजह से महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के रेट में इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे देश में, और एक कंटिन्यूअस जिसको कहते हैं कि हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूवमेंट की तरफ है। जी बिल्कुल, आपने अस्पतालों में डिलीवरी की बात की तो आंकड़े बताते हैं कि 2014 में 61% डिलीवरी अस्पतालों में होती थी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी योजना से आज 97.3% डिलीवरी जो है वो अस्पतालों में हो रही है। रवि जी, अगर सामाजिक सुरक्षा के व्यापक दायरे की बात करें तो कुछ योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर जनता को लाभ पहुंचा रही हैं, और कुछ हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार के जो कार्यक्रम हैं वो भविष्य में बेहतर सामाजिक सुरक्षा के फायदे पहुंचा सकते हैं, जिनमें नई शिक्षा नीति की हम बात करें, या फिर अस्पतालों में नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने की बात करें, या फिर मेडिकल संस्थानों में सीट्स बढ़ाने की बात करें। इसे कैसे देखते हैं आप? आंकड़े देख लें तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। पिछले 11 वर्षों में देश ने मेडिकल कॉलेजों यानी मेडिकल की पढ़ाई के मोर्चे पर बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। साल 2014 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी पूरे देश में, जो 2025 में बढ़कर 780 हो गई। और इतना ही नहीं हुआ, पहले हायर स्टडीज के लिए बहुत कम सीटें भारत में ग्रेजुएशन के बाद उपलब्ध थी, तो अब की स्थिति यह है कि एमबीबीएस की सीटें जो 2014 में 51,348 हुआ करती थी, वो अब 2024 तक का आंकड़ा है ये 1,18,000 हो गई है। इस दौरान काफी लोगों को जो मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए अवसर काफी बढ़ गए हैं। जाहिर है कि स्थितियां देश के स्वास्थ्य के मामले में अब बहुत ज्यादा अनुकूल हैं। जी अदिति जी, जैसा कि हमने अभी कार्यक्रम में बताया कि 32 योजनाएं जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मूल्यांकन के दायरे में थी, उनमें से 24 पेंशन पर आधारित थी। पेंशन की कुछ अहम भारतीय योजनाओं की बात करें तो अटल पेंशन योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि योजना भी है जो लड़कियों के भविष्य के लिए है। किस तरीके से आप देखते हैं इन योजनाओं को? देखिए, ये जो अटल पेंशन योजना का आपने जो जिक्र किया, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट योजना है, बिकॉज इससे क्या है, जो मिनिमम गारंटीड पेंशन की बात है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमारे देश में कितने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स हैं। हमारे देश में 88% जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर में है। इस पृष्ठभूमि में सोशल सिक्योरिटी का जो महत्व है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है, इसलिए अटल पेंशन योजना की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अब ये योजना क्या है, ये 2015 में सरकार ने शुरू की, और सरकार ने कहा कि आपको 60 साल की उम्र के बाद एक गारंटीड पेंशन मिलेगी। पेंशन का अमाउंट आप चूज कर सकते हैं, आपको थोड़ी कंट्रीब्यूशन करनी होगी, और ये स्कीम शुरू होने के 5 सालों तक सरकार ने भी उसकी 50% कंट्रीब्यूशन दी। सपोज किसी बेनिफिशियरी ने डिसाइड किया कि मैं 1,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो उसका 50% 5 साल के लिए सरकार ने दिया। वो अवधि अब खत्म हो चुकी है, और जो भी बेनिफिशियरी अटल पेंशन योजना में है उनके अकाउंट से अब छोटा छोटा पैसा जमा होता जा रहा है। जैसे 1,000 का प्रावधान है, 2,000, इस तरीके से 5,000 तक का प्रावधान है। तो इस वक्त अगर आप डेटा पॉइंट देखेंगे तो करीब 8 करोड़ लोग अटल पेंशन योजना में अभी रजिस्टर्ड हैं, और जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है जो इनको पेंशन के फॉर्म में 60 साल की उम्र के बाद मिलेगा वो करीब 43,000 करोड़ से ऊपर है। तो ये स्कीम क्या कर रही है, एक सामाजिक सुरक्षा का कवच। आप जब एल्डरली सेगमेंट में चले जाएंगे 60 साल से ऊपर, तो आपको एक गारंटीड स्कीम के तहत पेंशन मिलने लग जाएगी, जो कभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर सोच नहीं सकता। लेकिन इस योजना के माध्यम से छोटा छोटा पैसा जमा करके अपने अकाउंट से, जो ज्यादा उसको परेशान भी ना करे मंथली बेसिस पर, तो वो जाता रहता है। और इसकी एलिजिबिलिटी सिंपल है कि आपको मिनिमम 18 साल का होना जरूरी है और मैक्सिमम 40 साल का। तो इस अवधि में आप अपना पेंशन अमाउंट चूज करके जमा करते रहिए, जो आपको फिर 60 साल की उम्र के बाद मिलेगा, और 20 साल तक आपको कंट्रीब्यूशन देनी आवश्यक है। आपने कभी कल्पना की थी कि हमारे देश का किसान 60 साल के बाद उसको पेंशन मिल सकती है? घर काम करने वाली महिला 60 साल के बाद उसको पेंशन मिल सकती है? भाइयों बहनों,
अगर आप 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार उसमें पैसे डालेगी और आपको कभी बुढ़ापे में किसी के पास हाथ फहराने की नौबत नहीं आएगी। रवि जी, प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कहा कि अन्नदाता अगर देश का खुश होगा तो लोग खुश होंगे और लोगों का भी पेट भरा रहेगा। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अगर हम किसानों की बात करें तो कई सारी योजनाएं सरकार लेकर आई। फसल बीमा योजना की बात करें या फिर नीम कोटेड यूरिया की बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, सबका लक्ष्य यही था कि किसानों को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाना है, किसानों को उस लायक बनाना है कि वो पैसों की कमी के कारण या फसलों की सुरक्षा के कारण उनकी स्थिति पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। इसमें एक और योजना काफी अहम है, वो है किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों को हर वर्ष एक निश्चित राशि दी जाती है। पहली बार किसानों को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय हुआ। पहली बार किसानों को बैंक खाते में उनकी उपज का पैसा मिलना सुनिश्चित हुआ। पहली बार किसानों को इनाम के रूप में राष्ट्रीय मंडी मिली है। पहली बार किसी फसल बीमा योजना से किसानों को मुआवजा मिला है। पहली बार पशुपालकों को, मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। कैसे देखते हैं सामाजिक सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो किसानों के लिए की गए पहल को? देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है और आज भी भारत की ज्यादा आबादी गांव में निवास करती है। इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो खेती का रकबा थोड़ा कम हुआ जरूर है, लेकिन केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि देकर उसको संरक्षित करने का पूरा प्रयास किया है और यही कारण है कि बहुत सारी फसलों की पैदावार में बहुत बढ़ोतरी हुई है, बहुत इजाफा हुआ है। जहां तक किसान सम्मान निधि की बात है तो इसके तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.7 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि अब तक उनके सीधे खातों में भेजी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जिससे छोटे किसान हैं, खासतौर पर देश के जो संपन्न किसान हैं उनकी तो बात क्या करनी, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनके पास खेती के रकबे बहुत कम हैं, उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ी है। बीजों के लिए उनको उधार नहीं लेना पड़ता, ब्याज पर रकम नहीं उठानी पड़ती, उनके परिवार में खुशी का माहौल बढ़ा है। इसके अलावा न केवल किसान सम्मान निधि, जिन 2 योजनाओं की आपने बात की, फसल बीमा योजना, सिंचाई की भी बड़े पैमाने पर व्यवस्था केंद्र सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से की है, राज्य सरकारों ने भी की है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान पैदावार करता है उसको लेकर बेचे कहां, किस दाम में बेचे। तो मंडी व्यवस्था को भी मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है। यानी बीज बोने से पहले और बीज बोने के बाद उसकी सिंचाई, फसल की देखभाल, कोई आपदा आ जाए तो फिर नुकसान की भरपाई, और उसके बाद जब फसल हो जाए तो उसके लिए बाजार, अच्छा बाजार उसे अच्छी कीमत पर मिले। इसके लिए ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री की जो है, गांव से अपनी फसल मंडी तक ले जाने की जो सुविधा है, उसमें बहुत विस्तार किया गया है। तो इस तरह अगर हम देखें तो किसानों के लिए देश के कई आयामों पर, कई स्तरों पर केंद्र सरकार ने सुविधाएं जुटाई हैं, बढ़ाई हैं और जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। अदिति जी, हमने महिलाओं की बात की, हमने किसानों की बात की। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में जब 94 करोड़ भारतीय आते हैं तो उनमें युवा भी शामिल हैं। युवाओं के लिए भी कई तरह की योजनाएं सरकार ने शुरू की। हम सबको याद है कि 2014-15 में स्किल इंडिया की शुरुआत हुई, उसके बाद स्टैंड अप इंडिया, फिर स्टार्टअप इंडिया। हमने देखा कि 119 यूनिकॉर्न के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न वाला देश बन गया है। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में युवाओं की भागीदारी और उसमें सरकार की भूमिका, इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, युवाओं के लिए अभी जैसे पराशर जी बोल रहे थे कि जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नए तौर पे खड़ा हुआ है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंजीनियरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, थोड़ा सा आसान हो गया है पहले से एडमिशन पाना। बहुत ज्यादा क्लोज सेगमेंट्स में, जैसे एमबीबीएस की सीटें इतनी कम थी, कंपटीशन इतना हाई था कि आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि अच्छे कॉलेज में आपकी एडमिशन हो सकती है। वो काफी हद तक प्रेशर बच्चों पे ईज हुआ है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज बच्चों के लिए हुई है और खासकर यूथ के लिए हुई है, वो ये हुई है कि आपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है यूनिवर्सिटीज में, जिसको आप देख रहे हैं CUET के नाम से वो फेमस है। उससे क्या हुआ है कि मेरिट को प्रायोरिटी देने का पहली बार एक सिस्टम और एक जिसको कहते हैं लैंडस्केप खड़ा हुआ है। पहले क्या होता था, कैपिटेशन फी बहुत आम थी,
जब हम लोग बड़े हो रहे थे, हम स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेज में जाते थे, बहुत आम था मतलब घरों में कि कुछ पोर्शन आप अपनी इनकम का डोनेशन के लिए रख दें कि कल को खुदा ना खास्ता किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुई तो आप 10 लाख देके 15 लाख देके एडमिशन की सीट खरीद सकते हैं। अब बहुत हद तक करप्शन फ्री एजुकेशन सिस्टम का इजाद हुआ है। ये नहीं है कि इम्प्रूवमेंट की स्कोप नहीं है, लेकिन बहुत हद तक सही ट्रैक पे देश का एजुकेशन सिस्टम गया है, जिसका लाभ युवाओं को हुआ है। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सेक्टर में हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटेक्निक्स भी खुले हैं, बहुत सारे आईटीआईज भी खुले हैं, और एक नया सृजन जो हुआ है जो मुझे नजर आ रहा है। पहले क्या था, पहले बहुत ज्यादा फोकस होता था डिग्री एजुकेशन पे कि बच्चा कॉलेज जाएगा, आईआईटी जाएगा। अभी एक नया कल्चर शुरू हुआ है जिसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि उन्होंने बार बार ये एम्फेसाइज किया है कि जॉब सीकर्स बनने की बजाय आप जॉब क्रिएटर्स बनिए। और भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको भारत के युवा लीड कर रहे हैं। युवाओं में भी महिलाओं की संख्या अब बढ़ोतरी पर है। आप देख रहे हैं कि स्पेस सेक्टर में भारत की महिला साइंटिस्ट ने कमाल किया हुआ है। चंद्रयान 3 के मिशन में कितनी यंग महिला साइंटिस्ट इन्वॉल्व थी। अभी एक्सियम मिशन में हमारे देश का एस्ट्रोनॉट पहला भारतीय बना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो भी युवा ही हैं, वो बहुत बड़े नहीं हैं, ही इज ऑल्सो अ यंग मैन। तो कहने का मतलब है एक बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर क्रिएट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स का। मतलब अब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं बहुत सारे लोग। और अब बच्चों में अगर आप आजकल के बच्चों से चर्चा करें तो वो बहुत हद तक डरते भी नहीं हैं एक्सपेरिमेंट करने से, रिस्क लेने से। वो तैयार रहते हैं कि अच्छा हमें ये जॉब बहुत टॉक्सिक लग रही है, हम इस जॉब को छोड़ेंगे और हम अपना कुछ करेंगे या हम जॉब बदलेंगे। ये कल्चर आनंद शायद हमारी जनरेशन में नहीं था, लेकिन ये एक शिफ्ट अब नजर आ रहा है। आनंद जी, मैं अदिति जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा और कुछ आंकड़े यहां रखना चाहता हूं। पीएम कौशल विकास योजना, इस योजना के जरिए 1 करोड़ 48 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है और प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो ये युवाओं के लिए बहुत स्किलफुल होना बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जिसकी सुविधा अब गांव में, शहरों में सब जगह मिलती है। एक और बात है कि पीएम मुद्रा और स्टैंड अप योजना, इसके तहत बिना गारंटी के छोटे व्यवसायों और पहली पीढ़ी के, क्योंकि हम युवाओं की बात कर रहे हैं, तो पहली पीढ़ी के उद्यमियों को सस्ती दर पर कर्ज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये भी युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है। कार्यक्रम के समापन में अदिति जी, आप क्या कहेंगी, ये जो पुरस्कार मिला है भारत की, इस उपलब्धि पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो पुरस्कार है इसका एक इंटरनेशनल रैमिफिकेशन है। देखिए, अगर आप साउथ एशिया की बात करें आनंद, तो साउथ एशिया में इस वक्त सोशल प्रोटेक्शन की जो कवरेज का दर है वो करीब 35% है। मतलब सिर्फ 35% पॉपुलेशन दक्षिण एशिया की किसी न किसी गवर्नमेंट बेनिफिट से कवर्ड है। वो आंकड़ा भारत के केस में कितना है? ऑलमोस्ट डबल, 64%। तो आप प्रोपोर्शनेटली अगर लगाएं तो इतना आगे भारत है। और भारत में क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत लोग हैं, 88% इनफॉर्मल सेक्टर है, इसलिए इसका महत्व बहुत है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, ना सिर्फ अवार्ड मिला है भारत को, क्योंकि ये फास्टेस्ट दर है किसी भी कंट्री की इतनी कम अवधि में इतना ज्यादा सोशल प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए। एब्सोल्यूट टर्म्स में अब जो 94 करोड़ की बात पराशर जी ने पहले की थी, पॉपुलेशन इंडिया की कवर्ड है अब सोशल सिक्योरिटी से, वो एब्सोल्यूट टर्म्स में दुनिया भर में सेकंड नंबर पर है। तीसरा, इससे क्या होने वाला है कि भारत का जो ई श्रम पोर्टल है आनंद, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बनाया है, जिसपे करीब 301 मिलियन जो श्रमिक हैं इनफॉर्मल सेक्टर के, वो रजिस्टर हो चुके हैं। उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया गया है, उनको जॉब से लिंक करने का एक प्रावधान दे दिया गया है। ये जो है भारत का ई श्रम पोर्टल, इसके लिए दुनिया भर में मांग बढ़ रही है कि आप इसको, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार से ये अपील की है कि आप इसको पब्लिक गुड घोषित कर दें, ताकि दुनिया की जो अन्य डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इसका लाभ उठा सकें। तो इतना बड़ा इसका रैमिफिकेशन है। इस अवार्ड को मिलने के बाद हमारी डिप्लोमेसी में थोड़ी ताकत आएगी और भारत बहुत सारे देशों से, हमारे ऑलरेडी 21 देशों से सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी एक कंट्री है। उससे क्या होता है कि जब भारतीय यूएस में काम करने जाता है और यूएस से वापस आके भारत में सेटल होता है तो कुछ बेनिफिट्स उसको मिलते रहते हैं। इस अवार्ड के बाद मुझे लगता है कि जो 21 देशों से हमारा एग्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा और देशों से बढ़ने की उम्मीद है।
चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। अब समय नहीं है कि आप दोनों से किसी और विषय पर चर्चा की जा सके। रवि जी आपका, अदिति जी आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के ऐतिहासिक विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन और रवि पराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।